एक टाइम था जब अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस तक हेलीकॉप्टर से जाते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को बर्थडे में 400 करोड़ की बोट गिफ्ट की थी और 2008 में करीब 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन थे। लेकिन फिर अगले 10 सालों में जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। देखते ही देखते उनका बिजनेस एम्पायर कोलैप्स कर गया और उनकी नेटवर्थ सीधा जीरो हो गई। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसने अनिल अंबानी को उनके घुटनों पे ला दिया? आखिर उनके शॉकिंग डाउनफॉल का कारण क्या था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 6 जुलाई 2002 को इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। वो 40 साल पहले केवल 500 रुपए के साथ मुंबई आए थे और आज अपने बेटों के लिए 25,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर छोड़ के जा रहे थे। उनकी डेथ के बाद करीब 2 महीने तक मुकेश और अनिल अंबानी ने साथ में रिलायंस को संभाला, लेकिन फिर उनके बीच की दरारें काफी बढ़ गई, जिसके 3 कारण थे। धीरूभाई अंबानी ने अपनी डेथ से पहले कोई भी विल या सक्सेशन प्लान नहीं बनाया था, मतलब बिजनेस को अपने बच्चों के बीच में डिवाइड नहीं किया था, जिस कारण दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का कंट्रोल गेन करने के लिए डिस्प्यूट्स चालू हो गए। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा कारण था बिजनेस के लिए दोनों का अलग अलग विजन होना। जहां मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहीं अनिल अंबानी पावर जनरेशन बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे। लेकिन रिलायंस के पास इनमें से केवल एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का पैसा था और फाइनली रिलायंस ने टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट किया। नेचुरली अनिल अंबानी इस बात से काफी नाराज थे। डिस्प्यूट का फाइनल कारण था अनिल अंबानी की लाइफस्टाइल। अनिल अंबानी काफी फ्लैम्बॉयंट और आउटगोइंग नेचर के थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली थी और समाजवादी पार्टी के थ्रू राज्यसभा एमपी बन गए थे। ऑल्सो रिपोर्टेडली फैमिली ने अनिल अंबानी के फिल्म एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी करने के फैसले को अपोज किया था, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा जब अनिल ने घर छोड़ने की धमकी दे दी। लेकिन मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से क्लोजनेस से खुश नहीं थे। दोनों भाइयों के बीच बढ़ते डिस्प्यूट्स को देखते हुए उनकी मदर कोकिला बेन रिलायंस ग्रुप को दोनों भाइयों में इक्वली डिवाइड करने का फैसला लेती हैं। 18 जून 2005 के दिन इस बंटवारे को ऑफिशियली पब्लिक किया जाता है। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल आती है, जो बाद में कंबाइंड होके केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। इनका काम था क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्शन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बेसिकली रिलायंस का कोर बिजनेस। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर आती है। इन कंपनीज को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीएजी कहा जाता है। मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनीज मिली थी जो ऑलरेडी मैसिव कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स जनरेट कर रही थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में ऐसी कंपनीज आई थी जिनका करंट रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा था। अनिल अंबानी ने इतना फ्रीडम इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अब जहां चाहे जितना चाहे उतने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे। इसीलिए सेटलमेंट के केवल 2 दिन बाद ही उन्होंने एडीएजी में हजारों करोड़ों के नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स कर दी। वो रिलायंस पावर के थ्रू 80,000 करोड़ के पावर प्लांट्स लगाने वाले थे, 2,000 करोड़ रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले थे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने वाले थे। इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का डेट यानी लोन भी लिया था। ऑल्सो कुछ ही महीनों बाद उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन का आईपीओ भी लॉन्च कर दिया था। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की, लेकिन क्वाइटली अपने पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस को एक्सपैंड करते रहे और रिटेल इंडस्ट्री में भी एंट्री ली। सेटलमेंट के केवल 1 साल बाद दोनों भाइयों की नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ 5.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 18 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी और इसी के साथ वो दुनिया के 18th रिचेस्ट इंसान बन गए थे। लेकिन शायद वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े भाई अभी भी उनसे 4 प्लेसेस आगे थे। अनिल अंबानी की नेटवर्थ इतनी तेजी से रिलायंस कम्युनिकेशन के आईपीओ से बढ़ी थी और 2008 में अब वो अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस पावर का आईपीओ लाने वाले थे। उस समय रिलायंस पावर 12 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रही थी। इन 12 प्रोजेक्ट्स में से अनिल अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था दादरी प्रोजेक्ट, जो नेचुरल गैस का यूज करके करीब 7,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला था। पूरा होने के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट बनने वाला था। कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा था। इसीलिए जब जनवरी 2008 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो फुली सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने करीब 11,500 करोड़ रुपए रेज कर लिए और ये अपने टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन भी 2008 तक इंडिया की 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी और रिलायंस कैपिटल भी
तेजी से ग्रो कर रही थी। बेसिकली ADAG अपने पीक पे था। इसी के चलते 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $18 बिलियन से बढ़कर $42 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई और वो पूरे वर्ल्ड के छठे सबसे अमीर इंसान बन गए, मुकेश अंबानी से केवल एक स्पॉट पीछे। अनिल अंबानी की फिलॉसफी थी तेजी से सोचना और तेजी से आगे बढ़ना, और इसी फिलॉसफी ने उन्हें शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल भी बनाया। पर शायद अपनी इसी सक्सेस को एंजॉय करते हुए वो तेजी और जल्दबाजी में फर्क करना भूल गए। बाहर से उनका बिजनेस एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में वो एक रेत के महल जैसा था जो बहुत जल्द ढहने वाला था। 2008 में अनिल अंबानी के ग्रुप ADAG का टोटल प्रॉफिट करीब 9,000 करोड़ का था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इसमें से 75% प्रॉफिट ग्रुप की केवल एक कंपनी से आता था, रिलायंस कम्युनिकेशन से। मतलब ADAG रिलायंस कम्युनिकेशन पे ओवर डिपेंडेंट था। रिलायंस कम्युनिकेशन उस समय 17.5% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन 2007 में वोडाफोन की एंट्री और एयरटेल के एग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद उसका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था। अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने समय के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन को इवॉल्व नहीं किया। जब 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च हुई थी, तब लोग मोबाइल को केवल कॉल्स के लिए यूज करते थे, इसीलिए रिलायंस कम्युनिकेशन ने CDMA कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो कॉल्स के लिए बेटर क्वालिटी और कवरेज प्रोवाइड करती थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी 3G में बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती थी और 4G नेटवर्क्स को तो सपोर्ट ही नहीं करती थी। इसीलिए जब लेट 2000s में मोबाइल इंटरनेट यूसेज बढ़ा तो लोग रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़कर एयरटेल और वोडाफोन में शिफ्ट होने लगे, जो GSM कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते थे और बेटर इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करते थे। इवेंचुअली अनिल अंबानी ने फिर से हजारों करोड़ों का डेट लेके GSM टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पर ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। अनिल अंबानी के लिए अगला झटका आया रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर के पास दादरी और शाहपुर में 2 गैस फायर्ड पावर प्लांट्स थे। ये प्लांट्स नेचुरल गैस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, लेकिन इस नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए अनिल अंबानी केवल एक इंसान पे डिपेंडेंट थे और वो इंसान थे उनके भाई मुकेश अंबानी। बंटवारे के वक्त दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज $2.3 पर यूनिट के रेट पे रिलायंस पावर को नेचुरल गैस सप्लाई करेगी। लेकिन मुकेश अंबानी ने अचानक प्राइसेस को सीधा डबल कर दिया, जिससे रिलायंस पावर का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी सीवियरली इफेक्ट हुई। इसके रिस्पॉन्स में अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर दिया और 2009 में वो केस जीत भी गए। लेकिन मुकेश अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर दिया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इस बार ये ऑर्डर मुकेश अंबानी के फेवर में था। Then the drama in the Supreme Court on Friday was perfectly as per the script. 45 minutes later, the verdict 2-1 in favor of Mukesh Ambani's RIL and the government of India. अनिल अंबानी के पास अब महंगी नेचुरल गैस खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो इस प्रॉब्लम से डील कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक और शॉक मिला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2004 में इमरजेंसी पावर्स का यूज करके किसानों से 2100 एकड़ की जमीन अक्वायर कर ली थी। बाद में इसी जमीन को रिलायंस पावर को दे दिया गया था और अनिल अंबानी इसी जमीन पे अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दादरी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे। लेकिन फिर 1000 से ज्यादा किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। उनका पहला ऑब्जेक्शन था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक पर्पसेस के लिए लैंड को एक्वायर किया था, लेकिन बाद में उसे एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें फार्मर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना लेना पड़े। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों ने किसानों के फेवर में डिसीजन दिया और अनिल अंबानी को किसानों को जमीन लौटाने का ऑर्डर दे दिया। एज अ रिजल्ट उन्हें दादरी प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और उन्हें रिलायंस पावर में हजारों करोड़ों का लॉस हुआ। 2015 तक रिलायंस कैपिटल के अलावा अनिल अंबानी की सभी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही थी। GSM टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट आधा हो चुका था और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे थे। इसी के चलते 2015 तक ADAG के ऊपर करीब 1,25,000 करोड़ का डेट चढ़ चुका था।
इनफैक्ट 2015 की हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ADAG इंडिया का सबसे ज्यादा डेट लेने वाला ग्रुप बन चुका था। लेकिन सरप्राइजिंगली करंट बिजनेस की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी अनिल अंबानी ने नई इंडस्ट्री में एंट्री करने का फैसला कर लिया। उन्होंने करीब 2000 करोड़ में पिपावाव डिफेंस नाम की कंपनी को खरीदकर डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री ली। ये न केवल एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट साथ में इसके ऊपर करीब 6700 करोड़ का डेट था। बाद में कंपनी के नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस कर दिया गया और इसमें 5000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी की गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अनिल अंबानी को डिफेंस सेक्टर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और कंपनी में हाई डेट के कारण कैश की कमी थी। इसीलिए वो कभी भी उनको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिस कारण वो कंपनी अपने डेट को कभी भी रीपे नहीं कर पाई और बर्बाद हो गई। बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री लेके अनिल अंबानी ने अपनी प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा लिया था। 2016 में ADAG जैसे तैसे ऑपरेट कर रहा था कि तभी एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने अनिल अंबानी को जड़ से हिला दिया, और वो कंपनी थी जियो। The world is at the beginning of a digital revolution. We are at the beginning of a new era for humanity. 1.3 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. Let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio. जियो ने लॉन्च होने के बाद कई महीनों तक लोगों को फ्री कॉल्स और 4G इंटरनेट दिया और इंडिया के पूरे टेलीकॉम मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही नाजुक थी और जियो के लॉन्च के बाद तो उनका कंप्लीट मेल्टडाउन शुरू हो गया। अगले 3 सालों में रिलायंस कम्युनिकेशन ने करीब 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। 2018 तक उनके पास केवल 22,000 सब्सक्राइबर्स बचे थे। उनका मार्केट शेयर प्रैक्टिकली 0 हो चुका था। इसीलिए फरवरी